तो भारतीय साहित्य मंच का ये हमारा दूसरा चरण है। और आज हमारे साथ आदरणीय विजय कुमारी मौर्य जी अपने जीवन परिचय के साथ हमारे साथ उपस्थित हुई हैं। और पिछले चरण में हमने बहुत विस्तार से उनके जीवन के बारे में बहुत सारी बातें जानी, और अब समय है उनके साहित्यिक जीवन की यात्रा के बारे में जानने का। तो आइए उनसे जानते हैं उनके साहित्यिक जीवन किस प्रकार से शुरू हुआ, क्या क्या उनकी उपलब्धियां रही, कि कितनी उनकी पुस्तकें प्रकाशित हो गई, और क्या-क्या गोष्ठियों में, सम्मेलनों में वे प्रतिभागिता लेती हैं, और भी साहित्य के बारे में बहुत सारी बातें आज उनसे हम जानते हैं। तो आदरणीय जी, स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद भाई। साहित्यिक गतिविधियां जी। अपने बच्चों के साथ साथ उनको पढ़ाते भी रहे, खुद भी अध्ययन करते रहे, और उसी अध्ययन करते करते ही न जाने कब खुद भी लिखने लगे। घर में मुझे उपन्यास बहुत पसंद थी, मुंशी प्रेमचंद की, शिवानी की। अ, घर में बुक स्टॉल से, स्टेशन से, मतलब रेलवे स्टेशन से बुक स्टॉल से ले आते थे तो पढ़ा करती थी। उस समय तक टीवी नहीं था, जी। तो यही समय बीतता रहा। और पत्रिकाएं भी एक आध, ज्यादा तो नहीं आती थी, कभी कभी यदा कदा कोई ले आता था, बच्चे बच्चे तो ले आते थे, बच्चे भी पढ़ते रहे। और एक दिन की बात है, घर में काम बहुत था, बच्चे छोटे थे, घर में महरीन भले लगी थी लेकिन फिर भी बहुत काम होते हैं। सुबह उठते थे तो सबसे पहले दोनों पति पत्नी मतलब नहा धो के सबसे पहले थोड़ा सा रामायण का पाठ करते थे। इसके बाद आगे दिनचर्या कुछ शुरू होती थी, वो अपना नाश्ता पानी करके आके चले जाते थे, बच्चों को स्कूल भेजते थे, फिर अपना पूरा दिन जो है घर के कामों में व्यस्त रहते थे। और धीरे धीरे एक दिन ऐसा हुआ कि मैं क्या करती थी, जब मैंने देखा कि एक पत्रिका में लोग लिखते हैं और उनकी कविताएं कहानियां छपती हैं, तो क्योंकि बचपन से मुझे पिताजी ने इतना कुछ ऐसा पढ़ाया था कि मैं बहुत ही अ, कुशाग्र बुद्धि की, जो भी कहिए, थी। अपनी मैं बड़ाई नहीं कर रही हूँ, लेकिन बहुत थी बचपन में। तो मैंने सोचा कि ये ऐसी कविता ये लोग लिखते, क्या मैं नहीं लिख सकती हूँ, मैं भी लिख सकती हूँ। तो देखती हूँ, हालांकि उस समय हम भी पढ़ते थे, थोड़ा बहुत पढ़ते रहते थे, बच्चे पढ़ते रहते थे। एक दिन मैंने बच्चों के रफ कागज होते थे उस समय, पहले पेंसिल से लिखते थे बच्चे, तो पेंसिल के ऊपर मैं पेन से लिखती थी उसी रफ कागज, और एक आध पन्ने जो उनके रह जाते थे, तो एक कागज और छोटी जब पेंसिल हो जाती थी तो उसको पेन के कैप में लगा के और किचन में टांग देती थी कील में। कोई भी हमको भी याद आ जाती कविता या कोई लाइन याद आ जाती, तो काम में मैं भूलने की वजह से तुरंत पहले जाके लिख देती थी वो एक लाइन। और कुछ ऐसा मेरे साथ था प्रकाश भाई, कि या ये कहिए कि सरस्वती मेरे जिहा पर विद्यमान थी, क्या थी, कि वो एक लाइन लिखते ही अगली लाइन स्वतः बन जाती, और वो धीरे धीरे कविता का रूप ले लेती थी। तो एक दिन क्या हुआ कि बच्चों ने कहा, हमारा बड़ा लड़का जो था वो थोड़ा बहुत अतुकांत रचनाएं लिखता था। एक दिन मैंने एक कहानी लिखी, और फिर उसको आधी अधूरी छोड़ दी, फिर कविता एक लिखी। और वो कविता मैंने एक पत्रिका में, वो मेरे घर पत्रिका आई थी बाल हंस,
मैंने कहा इसमें हम भेजते हैं, लेकिन अगर इनको पता चल गया तो कहेंगे तुम पढ़ाई वढ़ाई नहीं करती ना बच्चों को, बस यही करती हो। तो मैंने बच्चों से एक स्टेशन से लिफाफा मंगवाया, और वो कविता मैंने लिफाफे में रखी, और बच्चे से कहा जब तुम स्कूल जाना तो लेटर बॉक्स में इसको डाल देना। मैंने कहा अच्छा। मैंने लेटर बॉक्स में वो डाल दी, मैंने पता होता सब लिख दिया था। करीब एक महीने बाद तो वो कविता उस मतलब कविता जो किताब का अंक जो था, पत्रिका था, पत्रिका का अंक, और इसके बाद 4-6 दिन बाद एक थे मेरे नाम से एक चित्र और पत्रिका आ गई। तो उन्होंने कहा कि तुमने कुछ भेजा था क्या? तो हमने कहा क्यों? कहे कि ये पत्रिका आई है तुम्हारे नाम से और ये चेक भी आया है। तो मैंने कहा कि, तो कहे तुम जो है मुझसे छुपा के लिखती हो, मुझे नहीं बता सकती थी। तो मैंने कहा पता नहीं आप डांटते, तो मैंने कहा, कहने लगे कि मैं पढ़ाता हूँ तुम्हें, पढ़ने के लिए कहता हूँ, मैं डांटता क्यों? ये देखो तुम्हारा पुरस्कार आया है। मैंने देखा प्रकाश भाई कि वो कविता छपी थी उसमें, और चेक आई थी 175 रुपए का। वाह। तो मुझे इतनी, मतलब घर में सब इतना खुश हुए कि क्या बताएं। फिर मैंने कहा अरे मैं तो लिख सकती हूँ, कविता लिख सकती हूँ। मेरे मेरी पहली कविता कागज और कलम थी, अच्छा। उसमें लिखी हुई थी। जी। तो मुझे इतनी खुशी हुई कि क्या बताऊं मैं। अ, कुछ बता नहीं सकती, इतनी खुशी हुई मुझे जी। जी। उस पत्र जब छपी। तो फिर मुझे साहस बन गया, बड़ा वो हो गया, खुशी हुई, तो आगे और मैं लिखने के लिए फिर मैंने एक कहानी भी लिखी, वो भी उसमें प्रकाशित हुई। माँ का श्राप कहानी है। रेल रश्मि में मैंने भेजी, तब इन्होंने कहा अच्छा तुम लिख लेती हो, अच्छा लिख लेती हो, तो मैं, रेलवे की पत्रिका आती है रेल रश्मि, उसमें भी मैं तुम्हारी कविता लिखता हूँ। तो वहां छपी। आ, सबसे पहली रचना वहां छपी थी, बसंत ले आया है बारात। अच्छा। ये कविता छपी मेरी। और एक दूसरी वार्तालाप छपा था, जो मनुष्य और वृक्ष का व्यंग वार्तालाप था। जी। यहाँ से मेरी साहित्यिक शुरुआत हुई। तो ये घर में ही सब, मतलब इस तरह तक दिखती रही, और कविताएं छपती रही मेरी। फिर 1989 में, इससे पहले ट्रांसफर हुआ इनका एक समस्तीपुर नरकटियागंज, वहां ये चले गए। 6 महीने बाद वापस आए, तो फिर थोड़े दिन ये एज एज एग्जामिनर थे, ट्रेन एग्जामिनर। ये जो कैरेज एंड वैगन स्टाफ जो होता है, कैरेज का सबसे बड़ा स्टाफ होता है, तो इसके इंचार्ज थे। तो 15-20 साल सीतापुर में रहे। उसके बाद मेरा, इनका ट्रांसफर कासगंज, जिला एटा हो गया। तो वहां जाकर हमको मंच प्रदान हुआ। अ, एक निर्भर साहित्यिक संस्था, अखिलेश जी, अखिलेश सक्सेना जी चलाते थे। तो उसमें मेरे बेटे ने, हम लोग ये ढूंढते रहते थे कोई साहित्यिक संस्था हो तो उसको ज्वाइन किया जाए। तो उसने जो है कहा कि एक संस्था है, तो ये इसमें चलो ज्वाइन कर लेते हैं। तो उसमें मैं भी जाती थी, और वो भी थोड़े दिन गया। इसके बाद उसका रुड़की में हो गया, आईआईटी में, तो वो रुड़की चला गया। और मैं जाती थी, मेरे पति भी साथ में जाते थे उस संस्था में। बहुत अच्छी संस्था थी वो। वहां से मुझे मंच मिला, और मैं दिल्ली मंच तक गई। वहां पर उस समय मदन लाल खुराना थे चीफ मिनिस्टर। तो वहाँ हमारे कुछ स्वजाति बंधु भी गए थे। काफी, मैनपुरी जो है वो साहित्य की नगरी बोला जाता है, मैनपुरी जिला एटा। तो वहां से मैं दिल्ली तक गई, वहां भी मुझे पुरस्कार मिला।
एक वाकया वहां से याद आता है कि जब वहां से हम लौट रही थी तो ट्रेन हाथरस से मुझे कासगंज पकड़नी। हाथरस क्योंकि बहुत बड़ा स्टेशन नहीं है। जी। शाम का था, ट्रेन आ गई थी। तो हुआ ये कि ये स्टेशन में भीड़ बहुत थी और ये तेजी तेजी आगे चलते जाते थे, मैं पीछे। बीच में कोई आ जाता तो मैं, ये फिर आगे हो जाते और मैं पता ही नहीं चलता ये किधर गए। और इतने में ट्रेन ने सीटी बजा दी। अब मैंने कहा कि पता नहीं ये और जब ट्रेन चलने लगी तो मैंने कहा कि यहाँ अगर मैं रुक गई तो रात में मुझे तो कोई जानता नहीं। और उस समय लैंडलाइन के फोन होते थे, हालांकि ये फोन भले ही कर देते कि स्टेशन मास्टर कर देते कि फला फला ऐसे ऐसे हमारी बस में। लेकिन मैं जो है ट्रेन चलती रही और मैंने उसको ट्रेन को मतलब हैंडल पकड़ के मैं लटक गई। मैंने अच्छा। कहा क्या पता ही चढ़ गए। वो मैं लटक गई, ट्रेन इतनी स्पीड में हो गई। और फिर वो था, डाक वाला डिब्बा था। ये आगे जा रहे थे फर्स्ट क्लास ढूंढने, क्योंकि हम लोगों को फर्स्ट क्लास का पास मिलता था। तो ये फर्स्ट क्लास के डिब्बे में जा रहे थे कि वो मिल जाए तो मैं इसको पीछे दोनों लोग बैठ जाएं। फिर मैं लटक गई तो वो डाक वाले ने जब देखा गार्ड ने कि अरे कोई लेडी लटकी हुई है, ट्रेन स्पीड में भाग रही है, तो उसने मुझे चढ़ा लिया हाथ पकड़ के कि अरे आप क्या कर रही मैडम, अभी आप नीचे चली जाती। तो मैं उसमें बैठी, घर पहुंच गई मैं। आजगंज पहुंच गई, क्वार्टर में चली गई और ये ट्रेन वही आती थी रात में। ये नहीं आ पाए। फिर वहां स्टेशन मास्टर के यहाँ से फोन करते हैं घर पे कि कि देखे बच्चों से पूछते हैं कि मम्मी इनकी कहाँ है, पहुंची कि नहीं। तो मैंने उठाया तो बहुत तेज नाराज हुए कि तुम। मैंने कहा आप नाराज मत होइए। मैं अगर हाथरस स्टेशन पर रात को रुक जाती तो मैं कहाँ ले क्या कैसे रुकती क्या करती। आप जेंट्स थे तो आप रुक गए, अच्छा है, मुझे क्या पता। मैं चढ़ गई थी। खैर चलो छूट गया वो वाकया था। फिर दूसरे दिन ये सुबह पहुंचे वहां कासगंज से ही। भाई साहब मुझे मंच मिला और बहुत अच्छा मंच था वो। बहुत अच्छे लोग थे वहां, हालांकि लोग कहते थे कि मैनपुरी के लोग ठीक नहीं होते हैं। और इसके बाद में बहुत ही वहां से कई पत्र पत्रिकाओं में पेपर में मेरी कविताएं प्रकाशित होती रही। बड़ा मुझको बल मिलता रहा। मंचों पे जाती रही वहां। हाथरस के एक विष्णु सक्सेना जी हैं। और तो क्या बहुत नाम ये, फेमस है, उनका तो नाम सुना हुआ है। मंच पे भी मुझे मौका मिला। वो अखिलेश जी बुलाते थे उनको, कुंवर बेचैन जी हैं इनको बुलाते थे। तो जी। और एक रंग जी करके थे। तो ये सब मतलब अच्छे लोग आते थे मंचों पे। और वहां मुझे जो है बहुत अच्छा साहित्य मिला। तो पेपरों में सब छपता रहा। इसके बाद मेरा काफी साल वहां रही, करीब 8-9 साल रही कास्टन में। वहां से फिर मेरा जो है लखनऊ हो गया। लखनऊ आई सन 97 में। तो यहाँ पर रंगनाथ मिश्र सत्य जी की अगीत परिषद ज्वाइन की। अगीत परिषद ने इतना मतलब वो किया कि मेरी 4 पुस्तकें प्रकाशित हुई। और इतना पुरस्कार मुझे मिला अगीत परिषद से, क्योंकि इनका एक बहुत ही विशाल वो था। लखनऊ में जितनी साहित्यिक संस्थाएं बनी हैं, रंगनाथ मिश्र सत्य के ही चेले हैं। जितनी भी संस्थाएं हैं लखनऊ में, वहाँ फिर मुझे मंजू जी भी मिली। मंजू जी, हम अगीत परिषद से जुड़े रहे काफी लोग। सुषमा जी भी में जुड़ी, पर्णा जी भी जुड़ी, सारे लोग जुड़े। बहुत अच्छा मंच रहा ये। अगीत के
जो ये अग्नि शिक्षा चलाई उन्होंने, हालांकि बहुत ज्यादा आलोचना हुई कि ये गीत क्या होता है, लेकिन उन्होंने पीछे मुड़ के नहीं देखा रवि जी ने। और यहाँ से मुझे बहुत पुरस्कार मिले, काफी उन्होंने प्रोत्साहन दिया, उनके सानिध्य में हम लोग आगे बढ़े। के बाद ही मेरा जो जीवन है वो आज भी समर्पित है। मैं मेरी 4 किताबें प्रकाशित हुई, एक चेतक का विजय पथ हुई 2005 में। फिर पेटू राजा बाल कविता संग्रह हुई। इसके बाद उपन्यास सकरी गली वो प्रकाशित हुई। अच्छा, ये सब मैं गृहस्थी में रहते हुए एक सुबह बहुत सुबह उठ जाती थी और 1 डेढ़ घंटा अपने साहित्य को देती थी मैं। तो लिखने के बाद अपनी गृहस्थी में जाती थी, क्योंकि फिर टाइम नहीं मिलता था। तो 1 डेढ़ घंटा मैं बैठ के लिखती थी। कुछ भी लिखना होता था, उपन्यास है, कहानी है, कविता है। और मैं शुरू हुई तो मेरी यही थी कि पहले मैं कैसे लिखती थी कि आत्मा मेरी किताब है, परमात्मा मेरा गुरु, और बैठ गई मैं कविता करने आज से ही शुरू। मेरा ये था। और फिर कैसे लिखती थी ये मैं आपको एक कुछ लाइनें सुनाती हूँ कि रोटियां सब्जियां काटते, रोटियां सेकते, मेरी कविता बनी है बसंत छाट पे। रोटियां सेकते, सब्जियां काटते, मेरी कविता बनी है बसंत छाट पे। रात सपना हुआ, स्वप्न कविता बनी, देखते देखते बूंद सरिता बनी। रात सपना हुआ, स्वप्न कविता बनी, देखते देखते बूंद सरिता बनी। रात बीत बीती, सुबह जब हुई रोशनी, रात बीती सुबह जब हुई रोशनी, कोरा कागज नहाया मेरी लेखनी। इस तरह मेरी कविताएं बनती रही, मंच पर आगे पीछे उतरती रही। वाह। तो इस तरह बहुत। मैं कविताएं लिखती थी। और रात में जब सब लोग सो जाते थे तो कहते हैं ना कि जहां पर लगन होती है दिमाग उधर ही रहता ज्यादातर है। काम करते थे तो ऐसे लगता था नशे में सारे घर के काम कर रहे हैं, लेकिन दिमाग उधर ही रहता था कि मुझे आज क्या लिखना है। तो कभी कभी रात में 2 बजे कोई लाइन याद आ जाती थी, तो कमरे की लाइट न जला के मैं आंगन में चली जाती, आंगन की लाइट जला के और कागज पे लिख लेती थी वो लाइनें लिख लेती थी। इसके बाद वो लाइन लिखने के बाद आगे की पंक्ति जो है वो बनती चली जाती थी अपने आप, और उस पर सोचती थी तो बनती चली जाती थी। तो कहते हैं ना कि जहाँ चाह वहां राह, इस तरह मैं लिखती थी। और ये जानते थे कि हाँ, अच्छा लिख लेती है, तो अक्सर मेरे साथ भी जाते थे, हमेशा साथ जाते थे। कभी गोष्ठियों में जहां जहां होती थी वहां जाते थे और कहते थे ठीक है। आसपास की जो गोष्ठियां होती थी, हमारे साहित्य रंगनाथ सत्य की हर महीने गोष्ठी होती थी। तो मैं इनको नाश्ता पानी खाना पीना खा के मुझसे कहते थे ठीक है तुम चली जाओ। और वहाँ 3 साढ़े 3 बजे तक गोष्ठी होती थी। तो आदरणीय जी, आपको अब तक जो भी पुरस्कार मिले उनमें कोई कैश अवार्ड मिला, ऐसा कोई बड़ा है जो खूब बड़ा अच्छा अमाउंट मिला हो? मुझे मुझे तो एक अवध सम्मान मिला था। जी।
जो अवध सम्मान बड़ा सम्मान था। और ये नागरिक सुरक्षा कोर का सम्मान मिला है मुझे। अ, जो 26 जनवरी 15 अगस्त को होता था, जी। तो उसमें मुझे पुरस्कार मिला। और शब्द उत्सव का हिंदी, विश्व हिंदी साहित्य जगत का जो होती थी कवि सम्मेलन था, उसमें मुझे मिला अंग वस्त्र और पुरस्कार मिला। और क्या नाम, सरकार द्वारा जो है वो पुरस्कृत किए गए। बस ये 3-4 वार्ड, बाकी तो भाई मुझे 400-500 पुरस्कार छोटे मोटे मिले होंगे। वो सारे अलमारी में बक्से में ऐसे भरे पड़े हैं। मैं चार पाँच समझती सौ हूँ एक मैंने कहानी लिखी है, जी। पुरस्कार। तो हमारे सत्य जी बोले उसमें ऐसा लिखा, कहे ये तो इतनी सत्य सत्य लिखी है कहानी आपने, व्यंग। कि मैंने कहा ये पुरस्कार क्या होंगे, मेरे जाने के बाद ये कबाड़ी भी नहीं लेगा। क्योंकि कबाड़ी तो वही लेता है जो उसके काम आ जाए। काम आ जाए। ये पुरस्कार ये इसका क्या करेगा कबाड़ी। और अगर घर में कोई उसका वैल्यू ना हो तो वो बेकार ही होते हैं। जी। या तो कोई आगे साहित्य चलाने वाला हो बिल्कुल। तो ठीक है। 2-3 बक्से भरे पड़े हैं पुरस्कार से। बाप रे। अच्छा। तो कुल मिलाकर के कितनी पुस्तकें आपकी अभी तक प्रकाशित हुई हैं? मेरी 4 हो गई हैं, और ये 5वीं गुनगुनी धूप, ये जी। भी प्रकार इसका विमोचन नहीं हुआ है। मैं सोच रही हूँ कि किसी उसमें कराऊं। हालांकि अभी मेरा एक उपन्यास अश्क ही वो उपन्यास है कि किराए इश्क किराएदार का, एक ये प्रकाशित होना है। गजल का अश्क ही इश्क है, ये इसका शीर्षक है। और हाइकू करीब 400 हैं, अच्छा। उसका दिव्य हाइकू रखा है नाम। जी। और गीतों की है। तो अभी 5-6 पुस्तकें तो अप्रकाशित हैं, और ये एक गुनगुनी धूप हमारी अभी प्रकाशित हो, मतलब विमोचन होना है। जी। लेकिन कभी कभी मैं सोचती हूँ कि ये सब्जी शाम कोई खरीद के लाता है भाई, तो वो शाम को कुछ पैसे उसमें मिल जाते हैं। लेकिन ये 30-40 हजार 20 हजार रुपए लग जाते हैं पुस्तक छपाने में, इसके बाद कोई खरीदता नहीं है। खरीदता नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल। और तो सही कहा। बांट देनी होती है। बिल्कुल। क्योंकि साहित्यकारों के लिए कुछ सरकार भी नहीं ऐसा कर रही, और करे भी क्या। वो कहावत है ना कि अ, कभी भी इतना कुकर मुत्ते की तरह उगे हुए हैं सरकार भी कारण बिल्कुल घर बिल्कुल। घर में इंसान कभी है। तो सही सही अब कहा। देखते हैं क्या होता है। तो ये किताब तो निकालनी ही निकालनी है, इसके बाद में देखते हैं। अब हम लोग, मंजू जी हैं, हम लोग हैं, देखते हैं कैसे क्या आगे किया जाए। जी जी जी। तो अपने साहित्यिक जीवन में आप किसे अपना गुरु मानती हैं? गुरु तो मैं अपने पति को भी मानती हूँ और पिता को भी मानती हूँ। क्योंकि पिता ने जो कुछ मुझे सिखाया उससे ही मेरा दिमाग वैसा ही बना करने के लिए। कि इतना ज्यादा अंताक्षरी है और सब कुछ पढ़ाना है, सिखाना है, इतना मुझे प्रोत्साहित करते थे। एक किताब तो उनके मतलब उसमें मैंने छापी है बाल कविता की, उनका भी चित्र दिया है स्मृत में। और एक तो हमारे जो सत्य जी गुरु थे उनको भी मैं मानती ही हूँ, क्योंकि उन्होंने उनके सानिध्य में मैंने बहुत कुछ सीखा। और क्योंकि मेरे पति भी, अगर कहते हैं ना कि परिवार का सदस्य अगर कुछ सहयोग ना दे तो इंसान कुछ नहीं कर सकता है, चाहे वो पति हो चाहे पत्नी हो। जी। पत्नी के लिए ज्यादा है, पति के लिए ऐसा बंधन नहीं है। तो मेरे पति ने भी बहुत सहयोग किया मुझे। उन्होंने देखा कि ये अच्छा लिखती है और उसकी कविताएं अच्छी सराही जाती है, तो उन्हें भी मैं अपना प्रेरणा स्रोत मानती हूँ। बहुत सुंदर।
तो आदरणीय जी, अभी हमारे साथ 7 लोग आपके अलावा और जुड़े हैं, और मैं सभी से निवेदन करता हूं कि सभी अपने अपने वीडियो ऑन कर लें। तो अब बारी है आज जो इतनी देर से आपको ये लोग सुन रहे हैं, और अब आपके साहित्यिक जीवन को लेकर के इनके मन में क्या प्रश्न है, तो एक एक करके सबसे पूछते हैं, और वो उनके उत्तर आपको देने हैं। तो इस श्रृंखला में अभी सबसे पहले मेरे सामने है आदरणीय रत्ना बापुली जी। तो मैं उनसे निवेदन करता हूं कि वो आपके साहित्यिक जीवन के बारे में प्रश्न करें। स्वागत है आपका। विजय जी, नमस्ते। मैं आपसे हाँ रत्ना पूछना जी। चाह हाँ, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आपके पति का भी कोई किताब है जो कि छप गई है या कुछ है? क्योंकि आपके पति भी तो इसी लाइन में थे, साहित्य के लाइन में थे। आपके पति का भी कोई किताब वगैरह है क्या, या उनका नहीं नाम नहीं नहीं। अच्छा। नहीं, उनकी कोई किताब नहीं है। क्योंकि वो अपने अपने रेल से ही इतना समर्पित थे। और जब मैं पढ़ती थी लिखती थी तो वो सहयोग देते थे, घर में बच्चे भी थे और सहयोग मुझे भरपूर देते थे, लेकिन वो इस लाइन में नहीं। अच्छा, यही हाँ, पूछना। बस जो सुनते थे तो कि हाँ मुझे आज ये सुनाओ और मुझे ये सुनाओ, अच्छा लिखती हूँ। तो आगे बढ़ते हैं, और अब मैं आदरणीय पुष्पा जोशी जी से निवेदन करता हूं कि वो अपना प्रश्न आपके सम्मुख रखें। स्वागत है आपका। विजय कुमारी मौर्य जी से मैं इस मंच पर ही मंच से ही मिल पाई हूँ। उनकी ये अपना जो फेसबुक है, इस पे भी उनकी रचनाएं कहीं पढ़ने में आती है, सुनने में आती है, काफी अच्छा लिखती हैं वो। बस उनकी एक बात मेरे को लगी कि आप इन पुरस्कारों का क्या होगा, बाद में क्या होना है वो नहीं मालूम, लेकिन जहां तक मेरा विचार है, उनसे हमारे मन को तो खुशी होती है, हमारी आत्मा तो खुश होती है, और हमारी खुशी बहुत मायने रखती है। इसलिए आप ये मत सोचो कि उसका क्या होना, होना तो क्या है, हमारे जाने के बाद में क्या होना है ये कुछ नहीं। लेकिन आपको इतने पुरस्कार मिले उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। और बस आप हाँ। लिखे ये ये चीज में प्रश्न आता है मन में, लेकिन इस प्रश्नों का आप इस तरह से लें, अच्छा होगा। बिल्कुल। तो ये अपने नहीं, मन की खुशी, ऐसा तो खुशी ऐसा रहे है इससे। कि एक जो नारी होती है जी जी वो ये सोचती है कि इसके बाद क्या होगा, कोई हमारी ये इस विरासत को संभालेगा, क्या करेगा, कुछ उसके मन में जी आता है, इतना आता हमने है। परिश्रम किया है। जी जी। तो अब वो ये सब सब चीज। प्रश्न है, लेकिन बस आप खुश रहिए, आप इनका पुरस्कार को देखिए, और यहाँ हम इतना उपलब्ध है, बस ये अच्छी चीज है। बिल्कुल। ये अच्छा, चाहते हैं। कुछ ऐसा हो कि चलो भाई ये पुरस्कार किसी को दे दिया जाए, क्योंकि उन पे नाम लिखा हुआ है, वो ऐसा कर भी नहीं सकते। जी जी। बस देख के खुश होइए, और अच्छा है आपको मिलते रहे खूब पुरस्कार। हम तो ये कहते हैं आपको बहुत पुरस्कार मिले और आप बहुत आगे बढ़े जी। तो बहुत बहुत अच्छा धन्यवाद। लगा आपसे मिलकर। जी। आगे बढ़ते हैं, और हमारे साथ आदरणीय त्रिभुवन शंकर मिश्र चातक जी हैं। वो भी काफी देर से आपको सुन रहे हैं, तो उनसे पूछते हैं उनके मन में क्या प्रश्न है आपके लिए। स्वागत है आदरणीय जी आपका। आदरणीय मौर्य जी, मैं जानना चाहता हूँ वैवाहिक जीवन जब से आपने प्रारंभ किया उसके बाद से आपके साहित्यिक यात्रा में क्या कोई विशेष व्यवधान आए हैं? ऐसे कोई व्यवधान नहीं आए सर, कोई भी व्यवधान नहीं मेरे जीवन में रहा। हमेशा सबका सहयोग मिला। मेरा बेटा एयरपोर्ट डायरेक्टर है, तो वो भी जो है बहुत सहयोग देता रहा। पहले ये मेरे पास छोटा मोबाइल होता था, तो उस पर मैं इंटरनेट पे लिखती थी, तो कोई अक्षर उस पे साफ नहीं आते थे, आधा ना का पूरा ना बन जाना। तो उसने मुझे एंड्रॉइड फोन लेके दिया कि अम्मा जी इस पर आप लिखा करो, आप बहुत अच्छा लिखती हो। कभी कोई बाधा नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ भाई गोविंद कश्यप जी हमारे साथ विराजमान हैं, और आपको काफी देर से सुन रहे हैं। तो उनसे जानते हैं उनके मन में क्या प्रश्न है आपके लिए। गोविंद जी, स्वागत है आपका। आदरणीय विजय जी, आप वरिष्ठ साहित्यकार हैं और हमारे मन से जुड़ी हुई हैं, ये हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है। मैडम, मेरे दो सवाल हैं मेरे जहन में जो अभी आए हैं।
एक तो पहला सवाल तो यह है कि आप एक जो आपकी जो वो है, इस जो मतलब कहना चाहिए एज, उम्र, इस उम्र में आपने दो टाइप की वो देखी होंगी महिलाएं। एक तो अपने समाज, अपने समय की नारियां देखी हैं, और एक आज आधुनिक 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 नारी भी देखी, आपने देखी होंगी। उस समय की नारी और आज की नारी में आपने, आप क्योंकि आप व्यंग लिखती हैं, तो ऐसा कुछ आपके उसमें आया कि मैं कुछ लिखूं आज की नारी के ऊपर? आज की नारी के ऊपर क्या आप सोचती हैं, ऐसा उनका प्रश्न है मौर्य जी। आज की नारी जो आधुनिक नारी है वो पहले की जो नारी है उससे थोड़ा बहुत तो भिन्न है, क्योंकि आज कल स्वतंत्र रूप से जो है लेखन हो रहा है। पहले की जो इनको ले ले, महादेवी वर्मा हैं, सुभद्रा कुमारी चौहान हैं, तो इन लोगों के लेखन में और आजकल की नारी में बहुत अंतर है। जो छंदबद्ध कविताएं लिखती हैं और जो लिखती आजकल का लेखन है ये इतना मतलब सुदृढ़ भी नहीं है जितना पहले होता था। वो उन कवियों में और आज के कवियों में तुलना की जाए तो ना के बराबर है। वो बहुत ही अच्छे कवि होते थे, ये मैं तो मानती आपकी लेखनी में ऐसा कुछ आया चेंज? हूँ। हाँ, चेंज क्या, अब ये है मैं तो स्वतंत्र रूप से लिखती हूँ और मैं जो भी लिखती हूँ भाई आज तक मुझे ऐसा नहीं लगा कि किसी ने मेरी आलोचना की हो। जो भी कुछ लिखती हूँ, चाहे नारी परिवर्तन के बारे में लिखूं, छंद में लिखूं, हालांकि गजल इतनी नहीं आती है लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत लिखती हूँ, छंदों में, गीत में, और किसी भी विधा में मैं लिखती हूँ। तो अभी तक तो मुझे कोई नहीं मिला ऐसा है कि कोई मुझे मेरी आलोचना करता हो। भले ही ये सोचता हो कि मैं इनकी आलोचना ना करूं, अलग बात है। अभी मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगी तो आप लोग देखेंगे कि उसमें कमियां बताएं आप लोग, तो मुझे ज्यादा अच्छा लगेगा। ऐसा बहुत तो सुंदर, मुझे नहीं लगा। बहुत सुंदर बात। और चलिए आगे चलते हैं, और अब मैं बहन रजनी जी से के पास चलता हूँ और पूछता हूँ उनसे वो क्या प्रश्न पूछती हैं आपसे। स्वागत है रजनी जी आपका। हेलो नमन, ये वाली बहन जी, आपको बहुत बहुत बधाई देते हैं कि आपकी अच्छी साहित्यिक यात्रा, जीवन आपका इतना अच्छा बचपन का जो सुना, इतनी बहादुरी से आपने अपना जीवन जिया है और नटखट चुलबुला वाला। हमको भी अपना बचपन याद आ गया। बस एक बात ये पूछना था कि गजल में आप अपना गुरु किसको मानती हैं? गजल मैंने तो थोड़ी मंजू जी से ही सीखी है। और वो कुछ शब्दों का उन्होंने मुझे बताया। हालांकि जब इंसान जैसे दोहा लिखता है या चौपाई लिखता है, छंद लिखता है, तो ये मात्रिक वर्णिक होते हैं ये विधाएं। तो उस हिसाब से जो गजल है वो भी क्योंकि वो पढ़ के लिखी जाती है, गा के लिखी जाती, तो उसमें थोड़ा सा कुछ तो अपने में आता है कि हाँ ये बहर कैसे होने चाहिए। थोड़ा कहीं बहुत छूट नहीं जो जाती है रहेगा किसी से देख सुन के मालूम हो जाता है। बहुत बहुत बधाई। ये तो अंत में आपके साथ जो बहुत लंबे समय से हैं आदरणीय मंजू सक्सेना जी, अब मैं उनसे निवेदन करता हूं कि वो अपना वीडियो ऑन कर लें और आपसे जो भी उनके मन में आपके साहित्यिक जीवन के बारे में प्रश्न हो करें। स्वागत है मंजू जी आपका। जी नमस्कार सबको ही। विजय जी से मेरा बहुत लंबा परिचय है, हम लोग बहुत साथ रहे हैं, साहित्यिक परिचय भी बहुत लंबा है। तो मैं अब उनसे प्रश्नोत्तर तो हमारे चलते ही रहते हैं। जी। रूबरू हम मिलते ही रहते हैं और चलते ही रहते हैं। फिर भी क्योंकि ये कार्यक्रम है और इसकी एक नियम है, तो मंजू जी थोड़ा मैं इनसे तेज बोलो। मैं इनसे विजय जी, मैं आपको पहले तो बहुत बहुत बधाई देती हूँ आपकी इस सफल और लंबी साहित्यिक यात्रा के लिए।
जो कि बिना किसी अवरोध के अच्छी चलती रही आपकी, उसके लिए बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। आपसे ये जरूर पूछना चाहूंगी कि जब आप कुछ भी लिखती हैं, चाहे किसी भी विधा में हो, तो आप क्या सोच के लिखती हैं? मुझे सुनाई कि कम, जब तेज बोलो ना। वो ये कह क्या रही हैं कि सोच के वो ये कह लिखती रही हैं? हैं कि आप जो भी कुछ लिखती हैं तो आप क्या सोच करके लिखती हैं। मैं कुछ सोचती नहीं हूँ, मैं बता तो रही, मैं सोच ही नहीं पाती हूँ। मेरे जिहा पर जो लाइन आ जाती, आज भी वही हाल है जो पहले था, और मैं उस पर आगे बढ़ा देती हूँ। कोई भी लाइन आ जाती है, चाहे वो छंद की हो। अभी भी देखिए, ये दोहा जब मैं लिखती हूँ, दोहा जब मैं वो उसी तरीके से गाती हूँ तो स्वतः अपनी उतनी लाइन बन जाती है, उतने अक्षर बन जाते हैं, वही मात्राएं आ जाती। मैं आश्चर्यचकित रहती हूँ भाई कि ये छंद और ये लाइन अपने आप कैसे पूरे पूरे वर्ण आ गए ये सरस्वती की कृपा है ना, माँ हैं। सरस्वती की कृपा है, माँ सरस्वती की कृपा है। पता नहीं कब मैं लिख रही थी एक छंद, तो मैंने कहा लाओ इसमें मात्राएं और वर्ण जोड़ते जाएं, कम ज्यादा हो रहे हैं। लेकिन जब पहली लाइन पढ़ी वो गिनी तो वो भी 16, नीचे की लाइन जब मैंने लिखी तो वो 15। हमने कहा अरे अब हम ईश्वर का इतना धन्यवाद देते हैं, हम कहते हैं स्वतः मुझे कुछ करना ही नहीं पड़ता है। हेलो ये बात यही है। साहित्य कहते हैं कि साहित्य में किसी भी विधा में आप लिखिए, तो सफल साहित्य वही होता है जिसमें कोई संदेश छिपा होता है, जो किसी के ऊपर अपना प्रभाव डाले, किसी अ, गलत रास्ते पर जाते हुए को सही रास्ते पर ले आए। इसी तरह की चीजें, मतलब किसी आपका एक प्रभावशाली एक साहित्य का एक संदेश देता है। हर साहित्य वही सफल होता है। तो आप क्या सोच के, कौन सा संदेश सोच के लिखती हैं, किसके लिए? जब आपने कहा मैंने बिना सोचे लिखती हूँ, तो एक जब आप लिख भी लेती हैं तो आप देखती हैं उसमें क्या कोई संदेश छिपा है कि नहीं? नहीं नहीं, उसका है, उसका थोड़ा तो ये है कि मैं नारी के ऊपर ज्यादा फोकस करती हूँ, और उनको ये संदेश मतलब देना चाहती हूँ कि जो भी उनके साथ में, भले वो पढ़ी लिखी जरूर हैं, लेकिन उनके जो घरेलू उनके काम धाम हैं या बाहर के काम धाम हैं, उनसे वो बहुत कम संतुष्ट, मतलब बाहर काम करके आए तो घर में उनको होती है। मैं यही चाहती हूँ कि जो भी नारी है उसको हमारा पुरुष वर्ग पूर्ण रूप से साथ दे, और उसके मतलब एक दिल से, कंधे से